आप एक सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक डिज़ाइन इंजीनियर्स के तौर पर एल&टी कंस्ट्रक्शंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में आप करियर बनाना चाहते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इस वीडियो में मैं पूरे टेक्निकल तरीके से उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एल&टी कंस्ट्रक्शंस में मैं खुद काम कर चुका हूं। और अगर आप एल&टी कंस्ट्रक्शंस में एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं एज ए डिज़ाइन लीड सबस्टेशंस के तौर पर, तो आपको इन बातों का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र सोनकर और ये मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल वीरू, जहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और इससे जुड़ी हुई जॉब्स के बारे में जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों ये एल&टी कंस्ट्रक्शंस की एक वैकेंसीज़ के साथ हम चर्चा करेंगे और उस वैकेंसीज़ में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, उन रिक्वायरमेंट्स के तौर तरीके के आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर्स के तौर पर या डिज़ाइन लीड सबस्टेशंस में जॉब चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों ये एक डिज़ाइन लीड सबस्टेशंस की वैकेंसीज आई हुई है, जो कि आज ही यानी कि 1 जुलाई 2021 को पोस्ट की गई है एल&टी कंस्ट्रक्शंस में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले डिज़ाइन लीड सबस्टेशंस में यदि आप जॉब चाहते हैं तो आपको इसमें 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। और इसकी जो सैलरी पैकेज होता है वह 5 लाख से 5.5 लाख एनुअली होता है, ठीक है। और अगर इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो इस प्रकार की जॉब्स के लिए आपको सबस्टेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स में सिविल और स्ट्रक्चर डिजाइंस के रूप में अनुभव होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें जो आपको जो आपने डिज़ाइन में जो एक्सपीरियंस लिया है उसमें सिविल और स्ट्रक्चर्स डिज़ाइंस का अनुभव होना चाहिए। और जो भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है और हमें उन प्रोजेक्ट्स के बारे में उनके शेड्यूल्स के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। हमें प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा कि हम किस तरह से उस प्रोजेक्ट्स को विद इन टाइम और बजट में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं लाइक इंजीनियर्स एंड प्लांट एंड मशीनरी, स्टोर, और स्टोर में जो भी रॉ मटेरियल्स हैं सीमेंट, स्टील और सबस्टेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स, ट्रांसफार्मर, तो हमको उसको बेस्ट ऑप्टिमाइज करना है, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट इस तरह से करना है कि वो हमारा प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो सके। सभी प्रकार की जितनी भी ड्राइंग्स हैं, डिज़ाइंस हैं, हमें उसे चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने शेड्यूल्स बनाने हैं और कोऑर्डिनेट करते हुए प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, ही शैल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सबमिशन ऑफ डिलीवरीज ऑन द टाइम्स। आपने जो भी मंथली वीकली टारगेट सेट्स किए हुए हैं और जो टाइमलाइन सेट किया हुआ है प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने के लिए, वो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेकर उसे टाइमली कंप्लीट करना है। अब जो भी डिज़ाइन इंजीनियर्स होगा, he shall be required to provide support for the engineer activity covering the full cycle of work from pre-bid engineering to support during commissioning and warranty period to extend support to the sites। तो जो भी डिज़ाइन इंजीनियर्स है उसे इस तरह से काम करना है ताकि वो अपनी टीम को, जो उसकी साइट पर सुपरवाइजर इंजीनियर्स हैं, उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करे, उसे हर तरह से टेक्निकल तरीके से और टेक्निकली कॉमर्शियली सपोर्ट करे, पूरी जानकारी दे। फिर उसके बाद ही शैल लीड ए टीम ऑफ इंजीनियर्स एंड ड्राफ्ट पर्सन टू मैनेज द इंजीनियरिंग एक्टिविटी विद बजट, डिलीवर टाइम, मेंटेनिंग ए हाई क्वालिटी। तो दोस्तों एक लीडिंग डिज़ाइन इंजीनियर्स बनने के लिए आपको जो टीम दी गई इंजीनियर्स और ड्राफ्टमैन्स की, उनसे
आपको इस तरह से काम लेना है कि वो जो हमारा बजट है, जो हमारा पीएसी वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, उस वैल्यू उसी बजट में हमारा काम हो सके और डिलीवरी टाइम पर दी जा सके। ठीक है। अब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि यार डिज़ाइन इंजीनियर्स के तौर पर हमारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कलेक्टिंग इनपुट फॉर द प्रोजेक्ट्स। हमें प्रोजेक्ट के लिए इनपुट कलेक्ट करना है, जैसे कि प्लॉट डिटेल्स हो गया, फीडर अरेंजमेंट्स हो गया, ये सभी डिटेल्स हमें क्लाइंट से लेना है। ठीक है। जो प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं उनसे कलेक्ट करना है और उनसे कलेक्ट करके हमें आगे के जो भी हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है। हमें जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स, जीए ड्राइंग्स जो कि वेंडर द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वहाँ से इनपुट कलेक्ट करने हैं। फिर उसके बाद इन इनपुट का प्रयोग हम सिविल स्ट्रक्चर्स बनाने में, जैसे कि बिल्डिंग, गैंट्री, इक्विपमेंट, स्ट्रक्चर, ड्रेनेज सिस्टम, केबल ट्रेंचेस, रोड, ये सब बनाने में हम इन इनपुट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है वो होता है सबमिशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मेन पावर फॉर अंडरटेकिंग एंड रिव्यू ऑफ डिज़ाइन एंड ड्राइंग ऑफ द प्रोजेक्ट्स। फिर उसके बाद रिव्यू, फोर्थ पॉइंट है रिव्यूइंग ऑफ बीओक्यू एंड सबमिशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट टीम एंड प्रोवाइडिंग टेक्निकल क्लैरिफिकेशंस। तो जो दोस्तों, जब भी बड़ी कंपनी कोई टेंडर सबमिट करती है तो उसमें एक वीओक्यू होता है जिसे बोलते हैं हम बिल ऑफ क्वांटिटी। तो हमें एज ए डिज़ाइन इंजीनियर उस बिल ऑफ क्वांटिटी को रिव्यू करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद उस बिल ऑफ क्वांटिटी को कॉन्ट्रैक्ट टीम जो कि टेंडरिंग प्रोसेस करती है, उस टीम के पास हम उस अपने रिव्यूज़ के साथ नए थॉट्स, नए आइडियाज़, यदि उसमें कुछ कमी है उनको बताएंगे और उन्हें टेक्निकल क्लैरिफिकेशंस देंगे कि भाई इस टेंडर में इस तरह के टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स है, इन्हें सॉल्व करना है और किस तरह से रेट डालना है ताकि हमारा जो है लॉस ना हो, कंपनी लॉस से बच सके। ठीक है। फिर उसके बाद डिज़ाइन और ड्राइंग्स जो कि क्लाइंट द्वारा दिए जाते हैं उसको रिव्यू करना है। जो भी डिज़ाइन कैलकुलेशंस डिज़ाइन इंजीनियर्स द्वारा किए गए हैं, ड्राफ्ट्समैन द्वारा किए गए हैं, उनको कैलकुलेट करना है और उसको हमें क्लाइंट के पास ले जाकर अप्रूवल करना है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कोऑर्डिनेशन विद मल्टीपल डिसिप्लिन्स फॉर इंश्योरिंग इंटर डिपार्टमेंटल चेक्स। हमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ हमें कोऑर्डिनेट करना, जैसे कि स्टोर टीम के साथ, साइट इंजीनियर्स टीम के साथ, सेफ्टी क्वालिटी टीम्स के साथ, और उसमें आने वाली जो कमियां हैं उसे आपस में इंटर डिपार्टमेंट चेक करके दूर करना है। ठीक है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड क्लैरिफिकेशन टू द साइड एग्जीक्यूशंस टीम। फिर उसके बाद प्री अवार्ड एवल्यूशंस ऑफ द वेंडर्स। यदि किसी वेंडर्स को कोई वर्क अवार्ड किया है उसको चेक करना है, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के रिक्वायरमेंट्स को जानना है और इसको रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके उन्हें भेजने पड़ेंगे। फिर उसके बाद क्लैरिफिकेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद रिस्पेक्ट टू द डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट टू द साइड एंड एग्जीक्यूटिव टीम्स। फिर इसके बाद दोस्तों अब आती है टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की बारी। अगर आप एक डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं तो आप में कुछ टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होगी, तभी आप एल&टी और टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में नौकरी पा सकते हैं। तो इनमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ क्या क्या है देख लेते हैं। जो डिज़ाइन इंजीनियर होगा सबस्टेशंस का, सिविल और स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन इंजीनियर्स होता है, उसमें उसको आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर्स का जानकारी होना चाहिए। आउटडोर गैंट्री और इक्विपमेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ट्रांसफार्मर, साइट ग्रेडिंग्स, आउटडोर सर्विसेज, इन सब के डिज़ाइंस के बारे में, लेआउट्स के बारे में, इंस्टॉलेशंस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम जैसे कि रोड, केबल, ट्रेंचेस, इसका भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।
इन सब के अलावा ये तो साइड लेवल की बात हुई, तो ये साइड एक्टिविटी की बात हुई। अब ऑफिस एक्टिविटी की बात की जाए तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स की जानकारी होना चाहिए। सॉफ्टवेयर्स जैसे कि स्टैट प्रो, ई टैप्स, ऑटोकैड, रैबिट, टेक्ला। मैंने टेक्ला, रैबिट और ऑटोकैड के बारे में कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं कि इन सॉफ्टवेयर को सीख कर आप इंडस्ट्री में किस तरह की जॉब प्राप्त कर सकते हैं और इनमें क्या क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये लिंक दिया हुआ है, टेक्ला में आप क्लिक करेंगे तो आप वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर्स आपको होना ज़रूरी है, ठीक है। अब डिज़ाइन लीड यानी कि डिज़ाइन इंजीनियर्स को डिटेल नॉलेज होनी चाहिए सबस्टेशन इक्विपमेंट और उसके लेआउट्स के बारे में, तभी आप एक अच्छे डिज़ाइन इंजीनियर, डिज़ाइन लीड इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा उसमें बेसिक और डिटेल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिविल स्ट्रक्चर्स ड्राइंग की, जीए ड्राइंग्स की, गैंट्री टावर्स की, फाउंडेशन फॉर द ट्रांसफार्मर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन सबस्टेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन। इन सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, नोट कर लीजिए। तो आप एक सफल डिज़ाइन इंजीनियर्स बन पाएंगे। यदि आपको लगता है कि इनमें से आपके पास किसी स्किल्स की कमी हो रही है तो आप उस स्किल्स को चेक करिए, ठीक है, और उस पर भी वर्क करिए। तो आप एक ओवरऑल डिज़ाइन इंजीनियर्स में आप अच्छा करियर बना सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में बता रहा हूँ। इन ऑपरेटिंग नेटवर्क्स में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल की बात करेंगे तो इसमें हेड ऑफ द इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजर्स, डिज़ाइन इंजीनियर्स, ड्राफ्टमैन, साइड एग्जीक्यूशन टीम्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट टीम। एक्सटर्नल्स नेटवर्क की बात की जाए तो एक्सटर्नल नेटवर्क कौन कौन से होते हैं? क्लाइंट हो गया, साइड एग्जीक्यूशन एंड इंजीनियरिंग टीम, कंसल्टेंट एंड वेंडर्स होते हैं। ये दो नेटवर्क होते हैं, इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क। इन दोनों नेटवर्क को आपको अच्छे से कोऑर्डिनेट करना है और प्रोजेक्ट को स्मूथली रन करते हुए टाइमली कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ की वैल्यूज़ होती हैं जो आपके सिलेक्शंस के चांस को ज़्यादा बढ़ाएंगी, और यदि आप में इन की वैल्यूज़ की कमी है तो आप में इम्प्रूव करिए तो आपको और ज़्यादा अच्छा ये मिलेगा। प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट, कॉस्ट कंट्रोल्स, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल दोस्तों आज की डेट में बहुत 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 ज़रूरी हो गया है। आज से 5-10 साल पहले क्वालिटी और सेफ्टी का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, बट नाउ इट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द क्वालिटी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। कस्टमर सेटिस्फैक्शंस, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी टफ प्रोसेस मानी जाती है कि कस्टमर या क्लाइंट को हम किस तरह से सेटिस्फाई करें। ऑप्टिमाइजेशंस ऑफ लेआउट, हमें जो भी ड्राइंग्स के लेआउट्स दिए गए हैं हम उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि हमारा रीचेकिंग, रीवर्क जो है कम हो सके। रीवर्क की वजह से बहुत लॉस होता है। सपोज हमने कोई एक ऐसा लेआउट बना दिया और उस लेआउट की वजह से कहीं पर हमारा ज़्यादा कंक्रीट यूज़ हो गया, ज़्यादा एरिया यूज़ हो गया, तो फिर से हमें उसे चेंज करके बनाना पड़ेगा, जिसमें मेन पावर और हमारा वेस्टेज ये सब रीवर्क की वजह से प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो हमें रीवर्क को अवॉइड करना है और हमारे लेआउट्स को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। सॉफ्टवेयर स्किल्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि स्टैट प्रो, ई टैप्स, सैप, ऑटोकैड, रैबिट, टेक्ला, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आप एज ए डिज़ाइन इंजीनियर्स में आप अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, तो इस तरह के रिक्वायरमेंट्स आप में अंदर होना चाहिए। तो मैंने ये एग्जांपल एक एल&टी कंस्ट्रक्शंस की कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वहाँ के टेक्निकल जो स्टाफ्स होते हैं उनके रिक्वायरमेंट के आधार पर आपको बताने की कोशिश की है। तो यदि आप में इनमें से कोई भी स्किल्स की कमी है तो उन स्किल्स को आप गेन करने की कोशिश करिए। तो और इस जॉब को अप्लाई करना है तो इसके लिए डिस्क्रिप्शंस में मैंने लिंक दे दी है और इस जॉब को अप्लाई कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।